हेलो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में गति के तीनों समीकरण का आइडिया ले लिया था और मैंने ये भी कहा था कि आप इन तीनों समीकरणों को अपने क्लास टाइम में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप उस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं उनकी प्रूफ की क्लास भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आज से हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपन ने इम्पल्स देख लिया था, अपन ने मोमेंटम देख लिया था और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ पिछला एक बार डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने अब तक क्या देखा था कि अपन ने टाइप्स देख लिए थे कि कितने टाइप की गतियाँ होती हैं, 1D, 2D और 3D। ठीक है, उसके बाद में अपन ने न्यूटन के नियम देख लिए थे। न्यूटन के अपन ने तीनों नियम देख लिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो तीसरे नियम की मैं दोबारा यहाँ पे एक बार और चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से कि तीसरा जो नियम है उसका यूनिवर्सल डोमेन है। यूनिवर्सल डोमेन होने का मतलब क्या है कि कहीं भी अगर बल का योग है, यानी कि दो अगर परस्पर क्रिया करती हुई या फिर टच में है या फिर और किसी पोजीशन में अगर दो वस्तु हैं और एक वस्तु अगर दूसरे पे बल आरोपित कर रही है तो निश्चित ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे बल आरोपित करेगी। ये सार्वभौमिक सत्यवाद है। इसका मतलब बल का युग्म होता है हमेशा मोशन के अंदर। ठीक है, सिंगल कोई बल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इस बात का सीधा सीधा मतलब होता है गति का तीसरा नियम। ठीक है, हाँ, इसका जो है निचोड़ भी है या फिर इसका जो विरोध भी है, और वो विरोध आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप क्लासिकल फिजिक्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में जाएंगे वहाँ पे आपको इसका विरोध देखने को मिलेगा। तो तब वो चैप्टर आएगा, तब मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा कि गति का तीसरा नियम का विरोध कहाँ होता है। ठीक है, बाकी तब तक के लिए क्लासिकल फिजिक्स के अंदर या फिर मोशन हो गया आपका या फिर सेंटर ऑफ मास जैसे चैप्टर्स के अंदर ये नियम हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, यानी कि अगर कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपने तीनों नियम के एग्जांपल्स देख लिए थे ना, और इनका जो इसमें तो ये तो थ्योरेटिकल है, इसमें एक डेरिवेशन आया था, मैंने आपको एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्म के फॉर्मूले लिखा दिए थे और फर्स्ट लॉ भी एक थ्योरेटिकल लॉ है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मोमेंटम की चर्चा की थी। मोमेंटम मतलब संवेग, और ये बताया था कि संवेग को बढ़ाने या घटाने के लिए हमेशा बल की आवश्यकता होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि संवेग और परिवर्तन की जो दर है वही हमारे आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि संवेग में जो चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। ठीक है, यानी कि संवेग में जितना परिवर्तन है वो आरोपित आवेग के बराबर होता है, और आवेग का जो मान है वो भी एक सदिश राशि होता है, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। तो दो सदिश राशियों को जब भी अपन जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमेशा एक सदिश राशि प्राप्त होगी, इसलिए आवेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है, ये हो गया एक शॉर्ट रिकैप, और इसके बाद अपन थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं 2D मोशन का। ठीक है, तो 2D मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ तो आइए अब 2D मोशन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन। ठीक है, टू डायमेंशन। ठीक है, अब 2D मोशन का मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो 2D 1D या 3D है ये हमेशा वेग की दिशा के आधार पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा अपना, उसके पास में होगा वेग, तो उस वेग की होंगी दो डायरेक्शंस। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा वो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम क्या, एग्जैक्ट यहाँ पे दो उसके सदिश होंगे, सदिश के दो घटक होंगे, तभी तो अपन बोलेंगे। अब इनके बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एकांक सदिश दो होंगे, वो आई या जे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे जे या के हो सकते हैं, या फिर के और आई हो सकते हैं, कुछ भी मतलब, लेकिन वेक्टर जो बनेगा वो हमेशा 2D वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो वेक्टर है, जब अगर 2D वेक्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उस मोशन को अपन 2D मोशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका पाथ से कोई लेन देना नहीं है ना। 2D अगर हम इसको बोल रहे हैं तो पाथ से इसका कोई लेन देना नहीं है कि इसका पाथ कैसा है। ठीक है, पाथ कैसा भी हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 2 डायमेंशन में एक्सप्रेस किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर या फिर कहीं भी स्टेटमेंट के अंदर, तो उस मोशन को अपन 2D मोशन डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 2D मोशन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2D मोशन अपने सिलेबस में
होता है आपका मोशन इन ए प्लेन, और दूसरा जो चैप्टर है आपका वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो 2D में गति करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट आपको बताता हूँ बेसिकली, ठीक है। बाकी अपन जब मोशन इन प्लेन पूरा एक्सप्रेस पूरे ढंग से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दोबारा से वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं 2i + 3j, ठीक है। ये मोशन का अपन ने बताया था कि ग्राफिकल पोजीशन से चेंज देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपन इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, ये अपन ने ग्राफ बना दिया, और ग्राफ पे मैं इस मोशन को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर पे या फिर ओरिजिन पे प्लेस कर चुका हूँ। अब मैं इसका मोशन सेट करूँगा, तो इसके मोशन के लिए अपने पास है वेलोसिटी वेक्टर 2i + 3j, है ना। और ये मैं कह रहा हूँ कि 2 सेकंड के लिए मोशन होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है d बराबर v वेक्टर × t, यही बताया था मैंने आपको। t यहाँ पे एक कांस्टेंट है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा अपना वो क्या आ जाएगा, इनको इससे अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4i + 6j, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4i + 6j कहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो 4i में अपन को कितना चल रहा है 4, और j में कितना चल रहा है 6। तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके पहुँच जाएगा कितना 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकंड्स, ठीक है। अब इसके पाथ के बारे में कोई डिस्कस किया गया है क्या क्वेश्चन में, नहीं किया गया, ठीक है। तो अपन इस चीज को कतई ना तो प्रेडिक्ट करने की इच्छा रखेंगे या फिर आप नाम इसको प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि ये किस पाथ से यहाँ पे पहुंचा। अपन को केवल 2 चीजें यहाँ पे पता है कि इसका जो वेग है वो 2i + 3j था, और ये 2 सेकंड के लिए इसने मोशन किया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 4i + 6j हो गया, और इस डिस्प्लेसमेंट को अपन ने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों प्लेस किया गया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एक पोजिशनल वेक्टर को दर्शाता है जब वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिन पे हो। तो अगर यहाँ से अगर मैं इसका पोजिशनल वेक्टर निकालूं 4i + 6j, तो ये यहाँ पे जाके प्लेस होगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया है या फिर यहाँ पे इस वस्तु के मोशन को रेस्ट किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, देखिए आप समझते चलिए चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को या फिर लैंग्वेज को, आपको और जगह थोड़ा सा और सिंपलर वे में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मेरे वाले वे से चलेंगे तो मोशन में आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी ना। आप डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन बनाने में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसको मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया, इससे अपने पास में 2 रिजल्ट निकल के आते हैं, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया और इसका जो वेलोसिटी था वो ये था, ठीक है। अब अगर मैं इसका पाथ डिसाइड करना चाहूँ तो पाथ क्या होगा, पाथ ये होगा कि 2i + 3j, इसका मतलब दोनों दिशाओं में जो वेग है इसका अलग अलग है, ठीक है। यानी कि अगर ये x दिशा में इसका जो पाथ है वो कैसे अपन फाइंड करने की कोशिश करेंगे या फिर एक आइडिया कैसे लेंगे पाथ का, अगर दोनों दिशाओं में इसका जो वेग है सेम होगा, ठीक है। दोनों दिशाओं में अगर इसका जो वेग है वो सेम होगा, ठीक है। सपोज करते हैं इसका वेग होता है 2i +, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसका जो एंगल होगा, इसका जो एंगल होगा, मान लेते हैं ये वेलोसिटी वेक्टर मैं यहाँ पे कैसे प्लेस करूँगा, ये हो जाएगा 2i + 2i, क्योंकि ये यहाँ पे 2 हो जाता, ये यहाँ पे 2 हो जाता, ठीक है। तो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये एंगल होगा 45, बिकॉज इस एंगल को निकालने के लिए मैं इसको और इसको आपस में भाग करता तो मेरे पास tan थीटा जो आता वो कम आता, और थीटा की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 45 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी जो लास्ट पोजीशन है, इससे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खींचूंगा तो ये आएगा मेरे पास, इसको आप मैं दोबारा खींच देता हूँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आएगा। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ ये थीटा, तो कैसे निकालूंगा, इसका जो y कंपोनेंट है इसका जो x कंपोनेंट है दोनों को मैं भाग करूंगा tan थीटा बराबर y/x, ठीक है। इससे अपन को पता चलेगा कि इस जो वस्तु है उसका जो पाथ है वो कितना था, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। अगर मैं सपोज करो एक बात अगर आपसे कहूं कि बिकॉज अपन ने ये चीज कैसे फाइंड की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एक पोजिशनल वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, या फिर वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, बिकॉज
चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम ये श्योर कह सकते हैं कि इसका जो पाथ है वो यही होगा। हो सकता था देखो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे इसका फाइनल पोजीशन है, मान लेते हैं ये इसको यहाँ पे पहुंचना था 4,6 पे, ठीक है, और ये यहाँ से चला, ये इस पाथ से जा सकता था, ये इस पाथ से जा सकता था, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट अब भी यही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो यही है, लेकिन अब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए अपन इस मोशन को पैरेलल मोशन नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि अब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है 2i + 3j नहीं है दोनों पाथ के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों पाथ, ये जो है वेक्टर ये अपना डिनोट करता है स्ट्रेट लाइन को, 2D जो वेक्टर है हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 2D वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, इसका पाथ हमेशा और हमेशा इसकी जो वेग की दिशा है हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन किसके अकॉर्डिंग होगी? वो स्ट्रेट लाइन हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। इसलिए इसका पाथ कभी भी इसका पाथ इस तरीके से या फिर और भी किसी एंगल में नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बार और आइडिया ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, वहां पे अपन पाथ के साथ में कुछ आइडिया देखेंगे, ठीक है। मैं मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों में कुछ सिमिलरिटी बताऊंगा और कुछ डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। आप दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करना, बाकी क्वेश्चंस वाइज प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, और मोशन इन प्लेन में आगे इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का या फिर रिलेटिव मोशन का, तो उसकी वजह से इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाएंगे आपसे, तो लेकिन इजी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन इजी है, ठीक है। तो मैं एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होगा बच्चे, इधर देखो कि इसमें ये जो है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट एक पैराबोला पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, और ये पैराबोला पाथ को फॉलो करते हुए अपनी बेस लाइन पे वापस आएगा, ठीक है, बेस लाइन पे वापस आएगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ये नीचे भी जा सकता है, अगर यहाँ से मान लेते हैं, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि मान लो यहाँ पे किसी बिल्डिंग की छत में से इसको मोशन कराया गया है, तो देखो बिल्डिंग से नीचे चला जाएगा, लेकिन हमेशा ये पैराबोला पाथ को फॉलो करेगा। पैराबोला मतलब परवलय, इसका जो पाथ होगा वो हमेशा पैराबोला होगा, ठीक है। अब पैराबोला पाथ होने का मतलब ये हुआ कि अपन इसमें जो वेग की चर्चा करेंगे वो बच्चे वेग की चर्चा करेंगे जब तक पैराबोला के जो कोने हैं वो स्ट्रेट लाइन लाइक नेचर फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर इसका जो टॉप है, क्योंकि टॉप में ये जाके अपन बिल्कुल शीर्ष पे अगर परवलय के अपन ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एज ए स्ट्रेट लाइन इसका अपना बिहेवियर दिखाई देता है। तो अपन इसके 3 जगह वेग की चर्चा मेनली करेंगे, बाकी जगह अपन वेग की चर्चा इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, अपन इसके जो इसको क्या बोलते हैं स्पर्श रेखीय वेग की चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके एग्जैक्ट जो वेग की चर्चा अपन नहीं कर सकते, बिकॉज इसका जो पाथ है ना तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, और अगर इसका वेग हम लिखने जाएंगे तो वो एक वेक्टर के द्वारा डिनोट नहीं किया जाएगा। 2D वेक्टर अगर अपन लिखेंगे तो 2D वेक्टर का एक सीधा सीधा मतलब होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल पाथ है वो पैराबोला है, और पैराबोला को अपन एक एज ए वेक्टर डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अपन इसके जो ताक्षणिक वेग है, इसका जो इंस्टेंट वेग है, इंस्टेंटेनियस जो वेग है, इसका ताक्षणिक वेग अकॉर्डिंग टू पाथ या फिर फॉलोइंग पाथ, पथ को एग्जैक्ट फॉलो करते हुए अपन परवलयाकार पथ पे वेग की चर्चा नहीं कर सकते। अपन केवल और केवल इसका जो स्पर्श रेखीय वेग है, यानी कि इस पथ से जो स्पर्श रेखा होके जाएगी, हाँ वो स्पर्श रेखा एक लाइन होगी, और उसके लिए अपन वेलोसिटी वेक्टर की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को भी 2D के अंदर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपन इसमें 3 कंडीशन पे अपन वेलोसिटी वेक्टर की चर्चा करते हैं। पहला स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरा फाइनल पोजीशन, और तीसरा इसका जो टॉप है, ठीक है, उस पे, क्योंकि इन तीनों जगह पे ये ऑब्वियसली एज ए स्ट्रेट लाइन इसका जो पाथ है उसको फॉलो करता है, लेकिन अपन इसके जो मिडिल पाथ्स है ना, जैसे कि स्टार्टिंग से टॉप का पाथ है, टॉप से जो है एंडिंग का पाथ, उसके अंदर इसका जो एक्चुअल परवलयाकार पाथ है उसकी अपन चर्चा बिल्कुल नहीं करते, और लेकिन इस पाथ के अकॉर्डिंग जो स्पर्श रेखीय इसका वेग होता है, इसका जो टेंजेंशियल वेग होता है, उस पे अपन वेक्टर खींच सकते हैं, तो इसलिए इसकी अपन इसमें बात कर सकते हैं।
और ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 2D होगा, मिडिल ऑफ द पाथ, तो इसलिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन पढ़ते हैं 2D मोशन के अंदर। ठीक है, अब क्लियर हो चुका है। और अपन मैं आपको आगे एक चीज और क्लियर करूंगा, इसका जो पाथ है वो पैराबोला क्यों होता है। ठीक है, परवलयाकार जो पथ है ये क्यों होता है इसका, इस चीज की चर्चा मैं थोड़ा सा आगे करूंगा जब इस चैप्टर पे डीप डाइव करूंगा, क्योंकि इसमें पैराबोला पथ होने का इसका मतलब ये होता है कि पैराबोला के एक सममित आकृति होती है और इस सममित आकृति के इधर और इधर दोनों तरफ जो ऊर्जा वितरण है वो बराबर होता है। ठीक है, अब ऊर्जा वितरण का मतलब आप अभी नहीं समझ पाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें दोनों तरफ ऊर्जा वितरण समान होता है या फिर दोनों तरफ जो इसकी मोशन है वो रेप्लिकेट यानी कि एक दूसरे को फॉलो करती है या फिर दोनों मोशन सेम होती है इस शीर्ष से। ठीक है, तो इसलिए अपन एग्जैक्ट इस पैराबोला पथ की अगर आकृति को देखें तो इसमें ये दोनों चीजें फॉलो होती है, इसलिए इसका जो पथ है वो परवलयाकार पथ होता है। ठीक है, क्योंकि इस मोशन को अगर हम फ्री हैंड से करेंगे तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये दोनों मोशन सेम होने चाहिए, और अगर ये मोशन सेम हो रहे हैं तो एग्जैक्ट एक ही तरीका है कि इस जो मोशन है उसको परवलयाकार होना पड़ेगा, तभी जाके ये कंडीशन संभव है, क्योंकि परवलय में ही केवल शीर्ष के दोनों तरफ का मोशन है या फिर शीर्ष के दोनों तरफ की जो आकृति है वो सममित होती है। तो अब आप समझ गए कि इसका जो पथ है वो परवलयाकार क्यों होता है, और आगे इस चीज को और मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करूंगा आपके लिए कि इसका जो मोशन है वो परवलयाकार क्यों होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको इतना आइडिया हो चुका है कि इसका जो पथ है वो परवलयाकार होता है, और दूसरा इस पे अपन कहाँ पे किस वेग की चर्चा करते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन 2D के अंदर क्या होता है इस चीज को अपन बता सकते हैं एग्जैक्ट, जबकि 2D मोशन को अपन पथ के हिसाब से डिवाइड नहीं करते या फिर इसका क्लासिफिकेशन अपन पथ के आधार पे कभी नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि वेग के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन 2D में किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। तो अपन अपने जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा और इसका मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 2D मोशन तक की सारी थ्योरेटिकल जो टर्म्स हैं और या फिर जो रिलेटेड जो टर्म्स है वो सारी एक बार में करा दे रहा हूँ, जिससे अपन फिर ना मंडी से दोबारा स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ डीप डाइव करेंगे और मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो सके। ठीक है, हाँ, और इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जो है वो जो इक्वेशंस हैं उन पे जो बेस क्वेश्चन है डायरेक्ट उनको आप तैयार करके रखें, क्योंकि मैं डायरेक्ट इक्वेशंस का यूज करूंगा फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप घर पे जरूर ट्राई करें, क्योंकि मैं आगे डायरेक्ट वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन या फिर इंपल्स मोमेंटम इन सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले एक बार पूरी आपको थ्योरी कवर करवा रहा हूँ 2D तक। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन और आगे चलेंगे क्वेश्चन में और थोड़ा सा एडवांसमेंट की और तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे जो जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा आप उसको नोट करके रखें, आप उसको मेमोराइज करें, उसको समझें, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें वीडियो पे। ठीक है, पर्सनल हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप उसमें जुड़ें, है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कमेंट करें, लेकिन समझने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन में। इससे टर्म्स तो आपको पता ही है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है इसमें वेलोसिटी वेक्टर, पहली जो खासियत होगी वो 2D वेक्टर होगा, यानी एक लाइन को डिनोट करेगा। पहला आउटपुट ये हो गया। दूसरा जो आउटपुट है वो एक प्लेन के अंदर प्लेन को शो करता है, इसलिए अपन भाई 2D एक प्लेन में तो शो करता है। भाई 2D का मतलब क्या होता है, ये बोर्ड है, ये क्या है, 2 है, इसमें 2 डायमेंशन, एक ये डायमेंशन हो गई, ये डायमेंशन हो गई। ठीक है, कोई भी 2D वेक्टर हमेशा एक प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की दो खासियत मैंने आपको बता दी, फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन करते हैं एक्सेलरेशन। अब ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन वेक्टर भी 2D होगा, बिकॉज अपन एक्सेलरेशन वेक्टर निकालते कैसे, d वेक्टर बाई dt। आगे बात आपके समझ में? ठीक है, तो जितने भी इसमें वेक्टर्स होंगे वो 2D होंगे मोस्टली वेक्टर। हाँ, अब इसमें जो डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस अपन जो इसमें कैलकुलेट करते हैं कवर्ड डिस्टेंस, वो मोस्टली जो केसेस आएंगे आपके उसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होती है।
विस्थापन के बराबर ही होती है। लेकिन अगर मान लेते हैं पाथ में अगर कुछ चेंज किया जाए, पाथ में अगर चेंज होगा, ठीक है, पाथ में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू 2D, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट्स जो होंगे इंस्टेंसेस के ऑफ ईच पार्ट सम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाथ चेंज हुआ और वो पाथ अगर 2D के जो वेक्टर नोटेशंस हैं वेलोसिटी के, उसमें अगर ईच पार्ट, यानी पथ को अपन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस प्लेन पे ये मोशन हो गया, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो इसके अपन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जहां तक इसका वेग 2D चल रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ से चला है, यहाँ पे पहुंचा, पहला इंस्टेंस हो गया, ठीक है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। अपन इन सारे पार्ट्स को एक इंडिविजुअल मोशन की तरह कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया, तो अपन ने इसको पूरे मोशन को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और तीनों पार्टों का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उनको मैं सम करूंगा इस केस में, तो अपन को यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इसको पार्ट्स में ब्रेक करने का ऐसा कोई खास पर्पस नहीं है। बाकी मैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स आता है, कोई कॉम्प्लेक्स पथ आता है, तो उसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। बाकी आप मोशन डायरेक्ट अगर आप खुद अगर ज्योमेट्री लगा के या फिर देखो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि पाथ कैसा भी हो सकता है। देखो ये तो मोशन, ये तो इसमें चलो 2D में क्वेश्चन आ रहा है, मान लेते हैं कोई आर्बिट्रेरी पाथ दे दिया आपको, ठीक है, आपको कोई हाइपरबोलिक पाथ दे दिया या फिर आपको कोई स्क्वायर पाथ दे दिया, है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी आपकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग रखनी है 10th क्लास तक की, जिससे आप कम से कम उसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर पाए, ठीक है। तो पाथ जो होता है या फिर जो डिस्टेंस जो कवर्ड होती है वो हमेशा सर्कमफेरेंस होती है पाथ की। सर्कमफेरेंस मतलब उसका जो टोटल जो परिधि है, उसको परिमाप है पूरे पाथ का, वो डिस्टेंस होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे उसका जो वेक्टर है वो अगर आप उसको पूरे मोशन को अगर अपन पार्ट्स में तोड़ें और उसका जो ईच पार्ट का जो वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, यदि वो 2D को फॉलो करता है या फिर 2D मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर वो फॉलो करता है, तो अपन इन तीनों पार्टों का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उनको ऐड कर देंगे तो अपन इसको पूरे मोशन की अपन को डिस्टेंस यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया, कन्वेंशनल मेथड है डिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। दूसरा इसमें जो मेथड है मैंने आपको बता दिया कि आपको ज्योमेट्री से आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, ये 3 लाइन की खींचेंगे, 1 2 3 और तीनों का जो डिस्टेंस है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिया, देखो लैंग्वेज फॉर्मेशन में इस चीज़ का यूज हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज अगर आपको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बना के दे दी, डिस्प्लेसमेंट्स के फॉर्म में दे दी, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पाथ इसमें 2D में जो मेनली आएंगे मोशन इन प्लेन के अंदर, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन वाले पाथ आएंगे, इस चीज़ की आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो तीन चीज़ें होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, और आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट चारों के बारे में बता दिया। हाँ, इसके अंदर अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे रिलेटिव मोशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में मैं कल इसकी जो न्यूमेरिक आंसर्स हैं और क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि किसी के सापेक्ष हम मोशन को कंपेयर करें। सपोज करते हैं आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साइड में कोई पेड़ था। अब जब बस रुकी हुई थी तो आपको वो पेड़ की रेस्ट में दिख रहा था। बस जैसे ही चलेगी आगे की तरफ तो आपको ये लगेगा कि वो पेड़ पीछे जा रहा है, आप तो वहीं पे खड़े हो। ऐसा क्यों लग रहा है? सोचिए, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पेड़ पीछे जा रहा है और हम वहीं पे खड़े हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। चलेगी तो बस, पेड़ तो चल नहीं सकता, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप रिलेट करते हैं रिलेटिव मोशन से। आपने जब उसको देखा, ठीक है, तो आपकी आंखों को इल्यूजन हुआ। रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, एक तरीके का इल्यूजन है। आपकी आंखों को इल्यूजन हुआ कि वो पेड़ पीछे की ओर धकेला जा रहा है जबकि हम रेस्ट में खड़े हैं। बिकॉज उस पेड़ का जो आपकी जो वेलोसिटी है उस पेड़ के सापेक्ष वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन आपके सापेक्ष जो पेड़ की वेलोसिटी है आपके सापेक्ष, यानी कि आपके रिलेट में अगर उस पेड़ की अगर वेलोसिटी देखें तो वो बैकवर्ड जा रही है, इसलिए वो पेड़ आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं और रिलेटिव मोशंस को ऐड करके आएंगे, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। वेक्टर का आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। वेक्टर का आप मॉड निकालना जानते हो, वेक्टर का आप एंगल निकालना जानते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों में आपको एकदम स्टैंड करना। न्यूमेरिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, कैलकुलेटिव मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपके, गारंटीड आपके सारे बन जाएंगे। बाकी फॉर्मूले सब वही हैं जो 1D में थे, केवल एक चीज़ समझानी थी। बाकी ये जो डिस्टेंस वाला है इसमें अगर आपका कोई थ्योरेटिकल फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे पूछ रहे तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटिव मोशन के आते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कैसे होते हैं।